हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर्स ऑफिस एट वेदांतु। कैसी चल रही हो जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन एंड वेलकम टू अनदर 5 मार्कर्स गारंटी दैट विल कम इन योर एग्जामिनेशन। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट चैप्टर, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से जो 5 मार्क के सवाल आते हैं भाई साहब बहुत खतरनाक होते हैं। और आज हम वो सारे सवाल करेंगे जो आपको आ सकते हैं, इनके बाहर आपको सवाल नहीं आएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आने वाले 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा ग्रेविटेशन के 5 मार्कर्स को सॉल्व करते हैं मेरे साथ, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं यार। ऑल दी बेस्ट फॉर दिस सेशन। और बस आपसे इतना कहना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप जाइए और पूरे यूट्यूब में देख लीजिए और यू विल फाइंड आउट दैट इतने सेशंस हर दिन, 6 सेशंस हर दिन कोई भी क्लास 9 के लिए डाल ही नहीं रहा है जितना हम कर रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप भी उतना ही प्यार हम पे बरसाएं जितना हम आप पे करते हैं, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इस मेरे पूरे हफ्ते का शेड्यूल है ये, अगर आपने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा जरूर। मैंने न्यूमेरिकल्स करवा लिए हैं, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के, ग्राफ्स ऑफ मोशन के, और कल ग्राफ्स ऑफ मोशन में करवा रहा हूं कल बेसिकली, ठीक है? और आपके मिड टर्म्स के लिए मैंने एक प्रैक्टिस पेपर भी करवा लिया है, इनमें से सवाल जरूर आएंगे। मैंने एक और इंपॉर्टेंट सेशन ली हुई है जहां पे टॉपिक है क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दीज टॉपिक्स, गारंटीड क्लास 9 साइंस। क्लास 9 साइंस में से जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो आपको आएंगे ही आएंगे, कितने मार्क्स के लिए आएंगे, वो सब मैंने इस सेशन में बताया हुआ है, देखिएगा जरूर जरूर जरूर, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहले सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है? सिंपल सा, ये आना ही आना है, अगर 5 मार्क्स लाता है तो ये जरूर आना है, ठीक है? साथ ही साथ इसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, मैं बताता हूं कौन कौन सी है। सवाल है आपके सामने, शो दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो बेसिकली आपसे बोल रहा है, ये प्रूव करिए कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। भाई अब ये हमें पता तो है कि ये ऐसा होता है, लेकिन होता कैसे है ये एक्चुअली एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और इसका डेरिवेशन एक्चुअली बहुत सिंपल है। तो साथ में करें? रेडी हो? देखो बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है? बस आपको ये बताओ, मेरे को बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अर्थ के लिए अगर मान लो तो मेरे को लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? G(m)(m) अपॉन r², ये लिखूंगा। जहां पर ये बड़ा जो मास है वो कौन सा मास है? अर्थ का मास है। छोटा मास मेरे को पता नहीं, कोई भी हो सकता है। और ये r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। खत्म बात, ठीक है? अब वैसे ही वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून और सेम ऑब्जेक्ट ऑन मून और व्हाट यू कैन से द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून क्या होगा? G, सेम फॉर्मूला, M अपॉन r²। बस यहाँ पे जो बड़ा मास है वो किसका मास है? मून का मास है। और यहाँ पे जो रेडियस किसकी है? वो मून की है। बात खत्म हो गई, ठीक है? अब आपको क्या करना है? अब आपको सिर्फ इन दोनों को इक्वेट कर देना है, आपको इन दोनों का डिवाइड करना है, रेशियो निकालना है, बस इतना ही है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों का रेशियो निकालूंगा। अगर मैंने इन दोनों का रेशियो निकाला, जैसे फॉर एग्जांपल WE अपॉन WM अगर मैंने किया, तो क्या क्या हो जाएगा भाई? ये M और ये M कट जाएगा, ये G और ये G भी कट जाएगा, दोनों तो कांस्टेंट है, G और G और M कांस्टेंट है। बचा क्या? ME अपॉन MM, ME मास ऑफ द अर्थ अपॉन मास ऑफ द मून, ये बचा। और रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर और रेडियस और मून का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, है ना? सो इनटू रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, बस। अब अगर मान लो सवाल में आपको इनकी वैल्यूज दी गई है, तो आप क्या करोगे? वो वैल्यूज डाल के जवाब निकाल दोगे, बस इतना कि कैलकुलेशन बहुत लंबा पड़ेगा। बट कैलकुलेशन करनी क्यों है? क्योंकि फाइनल आंसर हमको पता ही है ना, है कि नहीं? तो लेकिन आपको इनके वैल्यूज मैं सजेस्ट करूंगा कि याद रखो, टू बी ऑन दी सेफर साइड। बट नहीं याद रखनी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 90% चांसेस है कि आपको इस सवाल के साथ ये वैल्यूज दी जाए। कौन कौन से वैल्यूज? मास ऑफ अर्थ। तो सिंस मास ऑफ अर्थ इज एक्चुअली 6 × 10⁻24 kgs, ठीक है? वैसे ही मास ऑफ द मून इज इक्वल टू 7.4 × 10⁻22 kgs। वैसे ही रेडियस ऑफ अर्थ इज एक्चुअली 6400 किलोमीटर्स। रेडियस ऑफ मून इज एक्चुअली 1750 किलोमीटर्स, 1740 एक्चुअली, बट ठीक है 1750 ले सकते हो फॉर इजियर कैलकुलेशन। ये है आपके वैल्यूज इन सारे चीजों के।
तो आप बस ये वैल्यूज यहां पर डाल दो, ठीक है। आप ये बताओ कि यार देखो मेरे को वैल्यूज याद है तो मैं आगे जाके बस वैल्यूज डाल रहा हूं। सो देयरफॉर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू वैल्यू डालूंगा। एम मास ऑफ द अर्थ कितनी है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द मून कितना है 7.4 इंटू 10 पावर 22 इंटू, ठीक है, रेडियस ऑफ मून कितना है 1750 रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 दोनों का होल स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू डाल दी। अब आपको कोई नहीं कह रहा है कि इसको कैलकुलेट करके दिखाओ, कोई नहीं बोल रहा, यू डोंट हैव टू, क्योंकि यू नो द फाइनल व्हाट शुड बी द फाइनल आंसर। सो आइडियली इसका फाइनल जवाब आएगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आना चाहिए 6। So your answer will become, approximate answer 6 है, so weight of the object on earth divided by weight of the object on moon is equal to 6। अब weight of the object on moon वहां गया, 6 नीचे आ गया, so your final answer is weight of the object on earth is, sorry, moon is 1/6 of the weight of the object on earth। बात खत्म, that's it। ये हो गया आपका 5 मार्क्स का डेरिवेशन, जहां पर कॉम्प्लिकेशन इज ओनली दिस पार्ट। अगर आपको ये वैल्यूज पता है तो बस पुट करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। चाहे तो रफ एरिया में स्क्रिबल कर देना, इट्स ओके, कुछ करते हुए दिखा देना, बट इट्स ओके, यू नो इट शुड बी 1/6। ये रिलेशनशिप तो सबको पता है। अब सर ये वैल्यूज आपको दी जाएंगी क्वेश्चन में, जैसा मैंने कहा 90% चांसेस है कि आपको दी जाएंगी, नहीं दी जाती तो बेहतर है कि आप याद कर लो इसको, ठीक है, बढ़िया। तो ये था आपके लिए पहला सवाल ग्रेविटेशन का, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं टू द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे, अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। हियर वी गो। ये मेरा इस सेशन का फेवरेट सवाल है, फेवरेट सवाल है मेरा इस सेशन का, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सवाल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और 5 मार्क्स ले तो डेफिनेटली आ भी सकता है, ठीक है। क्या सवाल दिया हुआ है, 2 bodies of masses 3 kg and 12 kg are placed at a distance of 12 मीटर, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, देखो बेटा एक बार जल्दी से। 2 मास है, मान लो ये मास m1 बोलूंगा मैं, ये है 3 kg का, और दूसरा एक मास है m2, और ये है आपके 12 kg का, ठीक है। m1 m2 2 मासेस है, और इनके बीच में डिस्टेंस है 12 मीटर। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, 12 मीटर का डिस्टेंस है, कूल है। अब एक थर्ड बॉडी ऑफ मास 0.5 kg is to be placed at such a point that the force acting on this body is 0। तो अब ये बोल रहे हैं कि मैं ना एक तीसरा मास रखना चाहता हूं, मैं एक तीसरा मास रखना चाहता हूं इन दोनों के बीच में, ऐसी जगह पर जहां पे जब m1 मुझे खींचे अपनी तरफ, तो दैट इज इमेजिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 1/3, और जब ये मास मुझे खींचे अपनी तरफ, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 2/3, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हो जाए। मुझे ऐसी जगह रखो जहां पर इन दोनों का फोर्स मुझ पे इक्वल रहे, तो मेरे ऊपर जो फोर्स होगा 0 हो जाए, क्योंकि भाई मान लो अगर m1 m3 को 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, और m2 भी m3 को 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, तो इन दोनों फोर्स की वजह से आपका फोर्स कैंसल आउट हो जाता है, और आपके m3 पे कोई फोर्स रहता नहीं है। तो अब हमें ये बताना है कि m3 कहां रखा हुआ है। तो मान लो अगर m3 m1 से x डिस्टेंस पर है, ठीक है, मान लो m3 को m1 से x डिस्टेंस पर रखा गया। आप सोचोगे सर सेंटर पे रख लो, नहीं, सेंटर पे कैसे रखोगे, ये m1 मास 3 kg का है, m2 12 kg का है, तो वहां पे ऑफकोर्स सी बात है 12 kg वाले मास का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा m3 पे, ऑफकोर्स सी बात है, m1 से तो ज्यादा ही होगा ना, वो ज्यादा बड़ा मास है, तो वो अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर आप सेंटर पे रखोगे तो वो अपनी तरफ खींच ही लेगा, आप सेंटर पे नहीं रख सकते हो, ऑफकोर्स सी बात है, आपको उससे दूर रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा कम होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दिमाग में रखना। और जितना पास लोगे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स वो m1 के पास होना चाहिए, कॉमन सेंस कहता है हमें। तो मान लो अगर m1 और m3 के बीच में डिस्टेंस x है और ये पूरा 12 है, तो बचा कितना, 12 - x, है ना, 12 - x बचा, बात खत्म हो गया। तो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई सिंस फोर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ 2/3, अब बस ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला डालो। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m3 डिवाइडेड बाई r13 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू G m2 m3 डिवाइडेड बाई r23 द होल स्क्वायर।
in which your G and G gets cancelled, M3 and M3 also gets cancelled. Correct? M3 and M3 also gets cancelled. अरे भाई बबुआ क्या कर रहे हो? सॉरी बच्चों, एक सेकंड, गलती से टच हो गया, एक सेकंड, ठीक है? तो यू गेट दी आइडिया। अब तक हमने क्या लिखा हुआ है, ठीक है? अब क्लैरिटी, इतनी देर तो क्लैरिटी है ना भाई? कूल, ठीक है? तो M3 M3 भी कट गया, बचा क्या? M1। अरे बबुआ पेन कहाँ है? यहां पर, ठीक है? तो M1 डिवाइडेड बाई R13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई R23 का होल स्क्वायर, ठीक है? अब M1 क्या है भाई, पता है हमें 3 kg है, तो 3 डिवाइडेड बाई R13 क्या है? R13 यानी कि ये M1 और M3 के बीच में डिस्टेंस क्या है? X है ये, और ये R23 है, ठीक है? तो R13 क्या है? X, तो X का स्क्वायर, X स्क्वायर इज इक्वल टू M2 कितना है? मास 2, 12 kg का, 12, R23 कितना है? 12 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, 12 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। देखो सब कितने इजीली हो गया, टेंशन नहीं लेने का, है ना? अब देखो 3 एक बार होगा या 4 बार जाएगा, थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ इसको आराम से ताकि आपको आइडिया मिल जाए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं 12 सारे एक्सेस को एक साथ लाता हूँ मैं, 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये 3 यहाँ आ जाएगा जो 12/3, ठीक है? बढ़िया। अब इसको वोल ब्रैकेट कर लो, सो 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स दी होल स्क्वायर, 12/3 कितना होता है? 4, ठीक है? अब इस स्क्वायर को वहां ले जाओ तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, सो 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। अब इस x को वहां ले जाओ, सो 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, x वहां गया तो 2x, इस x को भी वहां ले जाओ, सो क्या हो गया? 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस x, सो 12 इज इक्वल टू 3x, तो x कितना हुआ? 12/3 विच इज अगेन इक्वल टू 4, 4 मीटर, यानी कि x 4 मीटर है, यानी कि आपका जो M3 है वो M1 से 4 मीटर की दूरी पर है, और ये टोटल 12 मीटर है, तो 12 माइनस 4 8 मीटर की दूरी से है वो M2 से। यही चाहिए था हमें, कॉमन सेंस यही कह रहा था कि भाई आप M2 से दूर रखो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे ज्यादा होगा, तो दूर करोगे तो कम हो जाएगी और यहां पे बढ़ जाएगी। खत्म। कितना प्यारा 5 मार्क का सवाल, लेकिन यहां पर ना कॉन्सेप्ट का खेल है। अगर बच्चा ये समझ लेता है कि भाई ये पार्ट समझ लेता है और ये पार्ट समझ लेता है, तब फिजिक्स वहीं पे खत्म हो जाती है, उसके आगे जो भी चीज होगी वो मैथमेटिक्स होगी। इसके आगे फिजिक्स है ही नहीं, क्योंकि इसके आगे आप वैल्यू डाल रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, फिजिक्स नहीं है इसके सामने। बट प्यारा था ना सवाल, आई नो, आई लव्ड इट। अब और ऐसे ऐसे आ रहे, डरो मत, ठीक है? तीसरा सवाल ये आपके सामने, अगर मान लो कि आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ ना आया, वो इतनी सुंदर हैंडराइटिंग, इतना अच्छा डायग्राम समझ नहीं आया, तो फिर भी मैंने अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पर लिखे हुए, ताकि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सको, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा आपको, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी, ठीक है? और अब मजा आया है तो भाई लाइक काहे नहीं कर रहे हो? वीडियो में 50 लाइक्स तो अभी हो जानी चाहिए, जल्दी से चलो हिट द लाइक बटन राइट नाउ, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं टू अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं आपके ग्रेविटेशन चैप्टर से, लेकिन जब आते हैं तो वाट लगा जाते हैं। चलिए देखते हैं कितनी वाट लगा रहा है, आ जाओ। तो ग्राफ देख के लग रहा होगा क्या है ये? डाउनवर्ड वेलोसिटी का होता है। डाउन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जब नीचे गिर रही हो, ऑब्जेक्ट जब वेलोसिटी बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रही हो तो वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में होता है, उसको कहते हैं डाउनवर्ड वेलोसिटी, ठीक है? अच्छा, और ये तो टाइम है, ठीक है? यूनिट बराबर है मीटर पर सेकंड, सेकंड। सो डाउनवर्ड वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है? डाउनवर्ड वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है अभी, है ना? डाउनवर्ड वेलोसिटी नेगेटिव मतलब ऊपर जा रहा है, डाउनवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब नीचे आ रहा है, बात खत्म, ठीक है? अब देखते सवाल क्या है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द बॉल्स मोशन इज शोन इन द फिगर, ठीक है? एक बॉल है, इसको आपने ऊपर की तरफ फेंका है, उसका मोशन नहीं है, ठीक है? ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अज्यूम दैट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अज्यूम कर लो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वैक्यूम में मान लो, ठीक है? पहला सवाल, इन विच डायरेक्शन इज द बॉल मूविंग एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पे आपके बॉल का मूवमेंट क्या है? ऑफ कोर्स ही बात है, इस ग्राफ को समझो, ठीक है? आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, कितने स्पीड से? 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आपने 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, तो पॉइंट ए हो गया वो। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये डाउनवर्ड वेलोसिटी दिखा रहा है और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन लिया जा रहा है यहाँ पे, तो नेगेटिव वैल्यू ली जा रही है 30 मीटर पर सेकंड। फिर ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, ऊपर के पॉइंट पे रुकती है, फिर वापस आती है ना?
ऊपर जाती है, रुकती है, वापस आती है। तो जब सबसे मैक्सिमम हाइट होगा, वेलोसिटी कितनी होगी उस ऑब्जेक्ट की? 0 होगी। तो वो पॉइंट बी है। देखो आप, पॉइंट बी आपके 3 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट नीचे आती है, और यहां पर क्यों अभी ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है और ये डाउनवर्ड वेलोसिटी का ग्राफ है, आपकी वैल्यू यहां से पॉजिटिव होने लग जाती है, क्योंकि मोशन और ग्राफ एक ही डायरेक्शन में है। तो डाउनवर्ड वेलोसिटी एट पॉइंट सी कितनी हो जाती है? 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जितने वेलोसिटी से आपने फेंका था उतनी वेलोसिटी से वापस आएगा भी ऑब्जेक्ट। तो सी डाउनवर्ड मोशन बता रहा है। इन विच डायरेक्शन इज द बॉल मूविंग एट पॉइंट सी? इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड इज द आंसर। ठीक है, समझे? इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से देखो। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट से बताना। At which point is the ball stationary? हमने प्रूव कर लिया पॉइंट बी पे बॉल स्टेशनरी होगी क्योंकि वेलोसिटी वहां पर 0 है। ठीक है। At which point is the ball at its maximum height? वो भी पॉइंट बी है, इसलिए मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी 0 होती है ना, तो पॉइंट बी है वो भी। डी, व्हाट इज द बॉल्स एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी? एट पॉइंट सी बॉल के ऊपर क्या एक्सेलरेशन है? अरे भाई क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी ना, बॉल तो अपने आप नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, बात खत्म। ठीक है, डी हो गया। ई, व्हाट इज द बॉल्स एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए? पॉइंट ए पे कितनी एक्सेलरेशन है इस ऑब्जेक्ट की? सेम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, लेकिन ये बॉल अभी ऊपर की तरफ जा रही है ए पे, तो वो नेगेटिव होगी, क्योंकि डी एक्सेलरेट करते हैं ना, ऑब्जेक्ट हो जाए ऊपर जाती है तो वेलोसिटी कम होती है, डी एक्सेलरेट करते हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। एट व्हाट इज द बॉल्स एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी? भाई मैक्सिमम हाइट पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम कर ही रहा है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 नहीं चाहिए। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन है वो 0 नहीं है। ठीक है, वो वहां पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी। ठीक है, आगे। एट विच पॉइंट डज द बॉल हैव द सेम स्पीड एज व्हेन इट वाज थ्रोन? ऑफ कोर्स ये बात है भाई, ए पे फेंका था 30 मीटर पर सेकंड, सी पे नीचे आया है 30 मीटर पर सेकंड, सेम एट पॉइंट सी। सिर्फ आपको बताना है कौन कौन सा पॉइंट है और आपको इसके लिए 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, ये पूरा का पूरा खेल कॉन्सेप्ट का था, ये पूरा सवाल कॉन्सेप्ट का था। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है मेरे बच्चों का तो हर बच्चा कर लेगा, इसलिए मैंने इस सेशन में सवाल करवा लिया आपसे कि टू अंडरस्टैंड कि भाई कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो कर पाते अगर ये आपके एग्जामिनेशन में आता तो? मेरे को यकीन आप कर पाते। चौथा सवाल आपके सामने, ये भी इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी भी है। इसमें बस कैलकुलेशन में वक्त जाएगा, कोई और टेंशन नहीं लेना। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 294 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज इट्स वेट एट अ हाइट ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ? अच्छा, ओहो, ठीक है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 294 न्यूटन। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 294 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जब रेडियस 6400 किलोमीटर का है ना, मैंने बताया था आपको, आपकी दुनिया है, दुनिया का जो रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर का है। तो जब एक ऑब्जेक्ट को यहां अर्थ पे रखा जाता है तो उसका वेट बताया जा रहा है 294 न्यूटन। ठीक है, सिंपल। अब व्हाट इज इट्स वेट एट अ हाइट ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस? अब ये पूछा जा रहा है कि मान लो अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को 200 किलोमीटर के हाइट पे रख दिया, अब यहां पर इस ऑब्जेक्ट पे वेट कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो आपके लगे सर ये तो सिंपल है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगा दो आप, है ना, व्हिच इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर, लगा दो आप। ठीक है, जहां पर G की वैल्यू डाल दी मैंने। सर M की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी? अच्छा, और छोटे M का वैल्यू कितना है? छोटे M का वैल्यू तो पता नहीं है सर, 294 न्यूटन से निकाल लें, निकाल सकते हो। R तो बताइए आपको 6400 प्लस 200 टोटल डिस्टेंस, तो 6600। इतना क्यों करना, क्यों करना इतना? करना तो करो, कोई जवाब नहीं, बिल्कुल सही जवाब आएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके बदले आप क्या कर सकते हो, आप रेशो निकाल सकते हो, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। क्या फॉर्मूला होता है? अभी आपने वही लिखा, G कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई R, कितना है भाई? R ये आपका रेडियस एट द सरफेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई G कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, यहां पे भी M ही है, मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाई क्या? रेडियस एट अ हाइट, द होल स्क्वायर। इसमें अगर आप देखोगे ये सारी चीजें कट जाती है, GMEM और GMEM कट जाती है। क्यों करना कैलकुलेट फिर मेरे को?
तो मेरा बचता क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस डिवाइडेड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन हाइट इज इक्वल टू आर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एस स्क्वायर, यही बचता है। जिसमें मेरे पास रेडियस हाइट पता है 6600 है ना, लिख देता हूं मैं यहाँ पे 6600 का होल स्क्वायर, सरफेस पे पता है रेडियस 6400 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू मेरे को निकालना क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट निकालनी है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस तो पता है हमें 294 न्यूटन डिवाइड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ हाइट, बस सारे वैल्यूज पता है मेरे को इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सब अपने आप कट जाती है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर हाइट, बस इनको कैलकुलेट करना होगा मेरे को बस। तो जो भी आप, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा अभी, जो भी आप कैलकुलेट करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर लो, 6600 डिवाइड बाय 6400 0 0 0 0 सबके जो कट गए, 66 बाय 64 दो से काट दो और 294 को भी 2 से काट दो, वैल्यू आ जाएगी आपकी WH की समवेयर अबाउट, मेरे ख्याल से आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए भाई, 276.45 न्यूटन, मतलब इसके आसपास ही वैल्यू आनी चाहिए, 294 के आसपास ही वैल्यू आनी चाहिए, उसे कम आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए कम, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है और डिस्टेंस के साथ आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, वेट कम होता है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपकी वेट कम होती जाती है ना, तो 294 न्यूटन से कम होनी चाहिए, तो 276 के आसपास बिल्कुल सही जवाब। ठीक बेटा, ये भी था अच्छा सवाल है कि नहीं, तो ये सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 मार्क्स से, और आपको ज्यादा मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, चलो मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड दिस क्वेश्चन कम्स आउट फ्रॉम द प्रेशर टॉपिक। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से 5 मार्क के सवाल नहीं आते ज्यादातर, बट प्रेशर से आ सकते हैं, और ये सवाल आपके सामने है प्रेशर के ऊपर, जो बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, क्या दिया गया देखो ध्यान से, द मास ऑफ अ ब्रिक इज 2.5 kg। एक ब्रिक है, ब्रिक को अच्छे से बनाते हैं, देखो अच्छे से बनाना जरूरी है। ठीक है, आपके सामने एक ब्रिक है। ठीक है, मेरे ख्याल से इस ब्रिक को मेरे को रेक्टेंगुलर बनाना चाहिए, आई थिंक वो बेहतर रहेगा। एक काम करते हैं, रेक्टेंगुलर बनाते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो यहां पे बनाता हूं इसको, यहाँ पे आ गया, जुड़ गया, और ये यहाँ पे आ गया, ये जुड़ गया, ये प्यारा सा ब्रिक आपके सामने बन गया। ठीक है, एक ब्रिक है, इस ब्रिक का मास 2.5 kg, कितना है 2.5 kg। ठीक है, एंड इट्स डायमेंशंस आर 20, 10 एंड 5। तो बेसिकली आपका 20, 10 एंड 5 मतलब सबसे लंबा वाला एरिया 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उसके बाद मान लो ये वाली चीज 10 है, ये हाइट आपकी 10 है मान लो, और फिर ये हाइट आपकी 5 है। ठीक है, सिंपल, क्लियर हो गया, बना दिया हमने। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड विद डिफरेंट फेसेस। मैं जब इसको ऐसे लैंडस्केप में रखूंगा तो कितना फोर्स पड़ेगा, कितना प्रेशर आएगा आपके जमीन पे। अगर मैं इसको ऐसे वर्टिकली रखूंगा तो कितना प्रेशर आएगा, अगर मैं इसको क्या कहते हैं इस तरीके से रखूंगा तो कितना प्रेशर आएगा, वो सब पूछ रहे हैं हमसे। निकालें जवाब डिफरेंट डिफरेंट फेसेस के, बट है तो भाई दो फेसेस ही ना एट द एंड ऑफ द डे, एक रेक्टेंगुलर फेस है और ये आपका ये वाला फेस है, यही तो दो फेसेस है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स यहाँ पे कहाँ है भाई, फोर्स तो आपका जो वेट है वही है, वेट कितना है, वेट निकालते हैं, सो फोर्स इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। वेट निकाल के रख देते हैं साइड में, सिंस वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास मान लो आपका 2.5 दिया हुआ है और मान लो कि जी आपका 10 है, अज्यूम कर लो कि 10 है, तो कितनी वैल्यू आएगी 2.5 टू 10, 25 न्यूटन आपका वेट हो गया। ये आपने निकाल दिया, 25 न्यूटन का वेट है भाई, तो हर जगह 25 25 25 लगेगा। ठीक है, अब आप क्या करना, आप बोलना, ठीक है, पुटिंग इट अक्रॉस, मतलब बेसिकली लेइंग इट एट दी 20/10 सेंटीमीटर साइड। ठीक है, 20/10 नहीं, भी तो 20/5 हो गया ना, सॉरी 20/5 सेंटीमीटर वाला साइड। अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो मेरे को मिलेगा 20 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल लेंथ और 5 सेंटीमीटर का ब्रेथ वाला रेक्टेंगल। ठीक है, तो 20 इंटू 5 सेंटीमीटर वाला, तो इसका इसमें एरिया कितनी आएगी भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 20 इंटू 5, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। ठीक है, सो 20 इंटू 5 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर,
इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बेसिकली, सॉरी 1 मीटर, बात खत्म। ठीक है, तो मेरा प्रेशर कितना होगा, मेरा प्रेशर आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया और वेट अपॉन एरिया 25 न्यूटन डिवाइड बाय 1 मीटर। द आंसर कम्स आउट टू बी 25, प्रेशर खत्म, 25 वाट्स, पावर होता है वाट्स हे 25 पास्कल्स, बात खत्म। अब अगर मैंने मान लो इसको ऐसे खड़े कर दिया, सीधा खड़ा कर दिया, तो जब मैंने इसको अगर सीधा खड़ा कर दिया तो मेरा ये वाला बॉक्स जो है जमीन से अटैच रहेगा, जो मुझे 10 और 5 का लेंथ ऑफ ब्रेड देता है। ठीक है, तो यहां पर मेरी लेंथ ऑफ ब्रेड 10 × 5 वाली हो जाएगी। ठीक है, सेम केस, तो मेरे एरिया प्रेशर कितना हो जाएगा, वेट अपॉन एरिया, मेरी वेट कितनी है 25 और एरिया कितनी है, लेंथ इंटू ब्रेड 10 × 5, 10 × 5 होता है 50, कन्वर्टेड इंटू मीटर्स होता है 0.5, तो मेरी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है कितनी भाई, 50 पास्कल्स, खत्म। ऑफ कोर्स की बात है, जब एरिया छोटा हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाती है, हो गया खत्म। तो ये 2 फेसेस हैं जो आप रख सकते हो भाई, और आपका काम खत्म। और कोई फेस है क्या? हाँ, मैं 20 और 10 को भी रख सकता हूँ ना, मैं अगर इसको ऐसे रख दूंगा तब 20 और 10 आएगा। हाँ भाई, ये भी बात सही है, हाँ ये भी बात सही है, 20 और 10 आएगा, बिल्कुल 20 और 10 वाला भी निकाल देता हूँ। सो अगर 20 और 10 वाला फेस होगा तो कितना आएगा मेरा यहाँ पे जवाब, प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया, वेट आपका 25 है, एरिया अगेन 20 × 10 200, 200 का कन्वर्टेड इनटू मीटर्स इज 2 मीटर्स, सो 25/2 12.5 न्यूटन, सॉरी पास्कल, खत्म, अगेन खत्म, सारे वैल्यूज आ गए हमें। तो बोलो जोर से बल्ले बल्ले, 5वां सवाल भी आपके लिए हो चुका है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन और आपका मोशन चैप्टर, ऑल द 3 चैप्टर्स which might come for your midterms is absolutely over and you can obviously prepare for your final examination from the same session। तो एक बार तालियां हो जाए भाई साहब, आपकी मेहनत, हमारी मेहनत, कंटेंट टीम की मेहनत, सबने मिलकर हमने कर दिया है इस पूरे मिड टर्म्स को फोड़ा फाड़ी मचा दी है हमने। एक सिंपल सा सवाल आप लोगों के लिए मैं होमवर्क भी देना चाहता हूं, प्लीज ट्राई दिस आउट एज अ होमवर्क। ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, ट्राई आउट करके देखना, मुझे देखना है कितने बच्चे इसको कोशिश कर पाते हैं। तो अगर आपने है दम, होमवर्क का जवाब मिल जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में। और जैसे मैंने कहा था बेटा, रिक्वेस्ट की थी, अगर आपको सही लगे ये वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना इस वीडियो को, और इस चैनल पे जितना सेशन आपको मिल रहा है कहीं और नहीं मिल पा रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को भी एज वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग। आई ऑल्सो रिमाइंड यू दैट टेलीग्राम चैनल पे आपको इस पूरे सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेदांतु 9th and 10th फिजिक्स नाम का मेरा एक और चैनल, जहां पर मैं ग्रेविटेशन और सारे चैप्टर्स को 60 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा हूं शॉर्ट्स के माध्यम से, देखना जरूर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है। पीस पीपल।